देखो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला जो टॉपिक है, इसमें आप लोग बार-बार एक ही चीज़ पूछते रहते हैं कि बैटल्स आ रही हैं, नहीं आ रही। देखो आ रही हैं, नहीं आ रही, वो तो एक अलग सवाल है। मुझे भी नहीं पता कि आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि बैटल्स यू कभी भी असेस आज तक कभी भी नहीं हुई हैं। बट आप लोग ना अननेसेसरी की चीज़ों के पीछे भागने के बजाय वो काम करो जो कि कन्फर्म्ड है, जिसका पता है कि उसके क्वेश्चन्स आते हैं। मैंने आप लोगों को बैटल्स का बता भी दिया तरीका, खुदा Yeah, ना yeah, खास्ता I अगर get it, सवाल आ Siva. गया शावेज़, अगर सवाल आ भी गया बैटल्स का हज़रत अबू बकर की, तो आप सिर्फ़ एक काम ये कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी बैटल्स और भी हैं। उन वो अगर सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो एक्सपेंशन पूछेंगे या मिलिट्री कैम्पेन्स पूछेंगे। तो अगर आप उसमें एक्सपीडिशन टू सीरिया लिख देते हैं या उसमें रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात वाली जो बैटल्स हैं वो लिख देते हैं, या अपोस्टेसी या फ़ॉल्स प्रॉफिट्स, ये सारी की सारी बैटल्स हज़रत अबू बकर ही की बैटल्स हैं। तो अपने अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हज़रत अबू बकर को छोड़कर कुछ और करें और वहाँ पर मिलिट्री कैम्पेन्स या एक्सपेंशन या बैटल्स आ गई, तो यू हैव ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप इसको इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि ये भी बैटल्स हैं। ठीक है, बैटल ऑफ यमामा भी लिखी जा सकती है, एक्सपीडिशन टू सीरिया भी लिखा जा सकता है, बैटल ऑफ बुजाका भी लिखी जा सकती है। जो बैटल्स हजरत अबू बकर की किसी और कैंपेन का पार्ट हैं, वो भी बैटल्स ही कंसीडर होती हैं। आप बैटल्स वो भी लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मार्किंग स्कीम तभी बनेगी जब आप आंसर लिख कर आएंगे। उसके बाद एग्जामिनर जब मार्किंग स्कीम बनाएगा तो ऑफ कोर्स आप ही के आंसर से बनाएगा। इसलिए डोंट वरी अबाउट इट कि नहीं हो सकता या नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हजरत अबू बकर का इलेक्शन आपको पता है बाएं हाथ का खेल है, उसमें कोई मुश्किल है ही नहीं है। सकीफा बनु साइदा जो जगह है वहां से आप लिखना शुरू करेंगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के फौरन बाद। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज क्या करते हैं, आप मिस्टेक इसमें क्या करते हैं इस आंसर के अंदर कि हजरत अबू बकर की जो पहले की चीजें हैं, यानी जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई उसके बाद द वे हजरत अबू बकर टुक केयर द थिंग्स, और उन्होंने जिस तरह से संभाला उम्मा को, और उसके बाद उन्होंने जो स्पीच डिलीवर की, हजरत उमर खड़े हुए थे, वो बैठ गए और उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे जैसे हु एवर वर्शिप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हैज डाइड एंड हु एवर वर्शिप अल्लाह अल्लाह इज लिविंग एंड डज नॉट डाई। फिर अल्लाह ताला से कुरान की जो वर्स है हजरत अबू बकर वो वर्स पढ़ते हैं। तो ये सब आप लिखें बेशक, लेकिन तब जब आपके पास 10 मार्क्स का इलेक्शन आए या फिर 2 पार्ट्स में करके इलेक्शन का क्वेश्चन आ जाए, मतलब क्या कि आपके पास ये वो पूछ रहे हो आपसे कि इलेक्शन या उसके साथ कंपाइलेशन आ गया, मतलब 2 टॉपिक्स के अंदर, लेकिन 3-4 टॉपिक हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले की चीज़ें लिखी और बाद की नहीं लिखी। अच्छा ये सही है, इसको लिखें आप। दाइया कल मैथ्स का पेपर है बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तो आपके पास ना क्या है कि पहले आपने ये सारी चीज़ें लिखी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने इलेक्शन वाली चीज़ें भी लिखी, तब तो आपका आंसर बहुत अच्छा फॉर्मुलेट हुआ। लेकिन पिछले उसमें आप लोगों ने जो गलती की, जब मैंने हज़रत अबू बकर का टेस्ट किया था, उसमें क्या गलती आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने की थी कि आप लोग क्या कर रहे थे कि पहली वाली चीज़ें ज़्यादा लिख रहे थे और इलेक्शन के बाद वाली चीज़ें इनकलकेट ही नहीं की आंसर में, कि हज़रत अबू बकर ने इलेक्शन का जब इलेक्शन के बाद जब उनको खिलाफत मिल गई और लाइक व्हेन ही बिकेम द कैलिफ, उसके बाद उन्होंने क्या स्टेप उठाए। फौरन फौरन उन्होंने जो स्पीच डिलीवर की थी उसका भी मैंने आप लोगों को समरी बताई है, लेकिन वो स्पीच लिखी नहीं थी। तो अगर आपने वो वाला पार्ट मिस किया और पहले वाला लिखा, पहले वाले से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि खलीफा बनने के बाद उन्होंने जो चीज़ें की एट द फर्स्ट प्लेस, मतलब उन्होंने जिस तरह से स्पीच डिलीवर की और चार्ज उन्होंने लेते ही जो बातें की मुस्लिम उम्मा से, उन सबको आपने इनकलकेट करना है। वो आंसर का पार्ट है आपकी, और वो आपके आंसर को बूस्ट करेगा लेवल 4 पर। वरना पिछली चीज़ें लिखकर आप लेवल 4 पे खाली नहीं आ सकते। ठीक है, ये एक चीज़ आपने अच्छी तरह दिमाग में बिठानी है। ये सारी चीज़ें आपने लिखी कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कि हज़रत अबू बकर, ये अक्सर बी पार्ट में पूछ लेते हैं, और बी पार्ट में फिर आप यही चीज़ देखेंगे। बी पार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पहले ही पढ़ लीजिएगा। ए पार्ट अटेम्प्ट करने से पहले सारे बी पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। हर क्वेश्चन का जब ए पार्ट आप अटेम्प्ट करने लगें, डू लुक एट द बी पार्ट के बी पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आपके पास इलेक्शन और कंपाइलेशन का क्वेश्चन आ गया और उन्होंने बी पार्ट में आपसे पूछ लिया कि हज़रत अबू बकर वाज अ राइट नेचुरल चॉइस, डिस्कस, अगर आपने वो सारी चीज़ें ए पार्ट में लिख दी हैं ऑलरेडी, तो आप बी पार्ट में सिर्फ रेपिटेशन कर रहे होंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी मार्क्स गेनिंग आपके लिए नहीं है। इसलिए बी केयरफुल कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई क्वेश्चन बी पार्ट में दिया हुआ है जिसमें वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर वाज अ नेचुरल चॉइस, या हज़रत अबू बकर वाज अ राइट चॉइस ऑफ दैट टाइम, या इट वाज अ राइट डिसीजन टू चूज हज़रत अबू बकर एज ए कैलिफ, इस तरह का कोई क्वेश्चन बी पार्ट में है जो जस्टिफाई करने का कह रहा है हज़रत अबू बकर की खिलाफत को, तो आपने फिर ए पार्ट के अंदर ये सारी कहानियां नहीं लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ए पार्ट के अंदर आपने अगर ये सारा लिख दिया तो आप बी पार्ट में किस चीज से जस्टिफाई करेंगे अपनी अपनी बात को। तो आपने ये सब फिर वहां लिखना है
कि हजरत अबू बकर वाज द ओनली पर्सन हु टुक केयर ऑफ द मुस्लिम उम्मा आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाकी लोग उस सिनेरियो में कहाँ थे? हजरत उमर गुस्सा हो गए थे, हजरत अली एंड हजरत अली एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदर फैमिली मेंबर्स दे वर बिजी इन द फ्यूनरल एंड द बेरियल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कंपेनियंस जो हैं वो सारे इतने डिसहार्टेड और डिसअपॉइंटेड हुए हुए थे कि दे वर अनएबल टू लाइक टेक द चार्ज, और वो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से डील करें। उस वक्त में हजरत अबू बकर वाज द ओनली पर्सन हु लाइक स्टूड फास्ट, लाइक जो खड़े रहे, जिन्होंने फर्म रहे, जिन्होंने स्पीच डिलीवर करके परसुएसिव स्पीच डिलीवर की, जिससे मुसलमानों को उन्होंने कन्विंस किया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ह्यूमन और उनकी डेथ होनी थी। दिस इज नॉट समथिंग अननेचुरल, ये कोई अननेचुरल चीज नहीं है। ही वाज नॉट इमोर्टल, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी क्लेम भी नहीं किया कि वो इमोर्टल थे। तो ये सारी बातें फिर आप बी पार्ट में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर नहीं आता बी पार्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट पूछा हुआ है उन्होंने, सिंपल एनालिसिस पूछा हुआ है, तो फिर आप ए पार्ट में बेशक इसको लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें। ये जो हजरत उमर ने फेल किया, हजरत उमर फेल द एब्सेंस ऑफ द अंसार, हजरत उमर लेकर गए हजरत अबू बकर को अपने साथ, और साथ में किसी और को भी लेके गए। किसको? अबू उबैदा बिन जर्राह। अबू उबैदा बिन जर्राह को। यस, अबू उबैदा बिन जर्राह को भी साथ लेकर गए। जब ये तीनों वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि खब्बाब बिन मुंजर वन ऑफ द अंसारी कंपेनियन सजेस्टेड, अच्छा वहां पर वो लोग ऑलरेडी अपना खलीफा चूज कर चुके थे। किसको? अच्छा, साद बिन साद बिन नहीं, साद बिन मुआज नहीं थे, साद बिन उबैदा थे। हाँ साद बिन उबादा थे बेटा, साद बिन उबादा थे, साद बिन उबादा थे, ये भूल नहीं जाना। लेके कौन गया था? लेके कौन गया था? लेकर हजरत उमर गए थे और हजरत अबू बकर और अबू उबैदा बिन जर्राह को लेकर गए थे साथ, ठीक है। सकीफा बनु साइदा पे पहुंचे तो वहां पर अंसार ऑलरेडी अपना लीडर चूज कर चुके थे। कौन? साद बिन उबादा। उबादा, ठीक है। साद बिन उबादा भी लिख सकते हैं, बाज लोग उनको उबैदा भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन मुआज नहीं थे, वो बिल्कुल अलग पर्सन है, इससे डिफरेंट पर्सन। हाँ, वैसे दो कैलिफ वाला वो रीजन किसने दिया था, आइडिया किसने दिया था? मैं दो ये कैलिफ वाला खब्बाब बिन मुंजिर ने, अंसारी कंपेनियन थे खब्बाब बिन मुंजिर, उन्होंने ये आइडिया दिया। मतलब जब साद बिन उबादा को चूज कर लिया तो हजरत उमर को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब खब्बाब बिन मुंजिर ने उसके जवाब में हजरत उमर से कहा कि क्या फर्क पड़ता है, इफ वी वुड हैव द टू कैलिफ्स, आप अपना चूज कर लें मुहाजिरीन और हम अंसार अपना चूज कर लेते हैं। उस पर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कमेंट किया। क्या कमेंट किया? ओ अंसार, You were the first one to yes, unite you were the first one Don't to become the first one unite the Muslims, do not become the first one to sow the seed To of sow disunity. disunity amongst the Muslims। तो ये चीज जब अबू उबैदा बिन जर्राह ने कही, उसके बाद जो अंसार ने विड्रू किया, ऐसा विड्रू किया कि कभी दोबारा वो एंटर ही नहीं हुए इस सिचुएशन के अंदर। दे नेवर एवर एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, कभी भी नहीं। बाद में हजरत अली ने उनको जाकर अपॉर्चुनिटी दी थी, इफ यू वुड रिमेंबर, जब उन्होंने गवर्नर्स चेंज किए थे तो हजरत अली ने किसको चूज किया था गवर्नर्स के लिए, नए गवर्नर्स के लिए? सारे कौन थे वो? चारों के चार अंसार थे ना? हाँ ना, चारों के चारों अंसार थे ना। हजरत अली ने अब उनको चूज किया था, वो क्या नाम था उनका, उस्मान बिन हुनैफ, सहल बिन हुनैफ, रिमेंबर? ये सारे लोग कौन थे? ये अंसार थे। हजरत अली वाज द ओनली वन जिन्होंने इनको अपॉर्चुनिटी दी थी, वरना हजरत उस्मान की खिलाफत तक इनका कहीं फिर नाम नहीं था दोबारा। हजरत अबू बकर पुट फॉरवर्ड द नेम ऑफ हजरत अबू उबैदा। हजरत अबू बकर ने अपनी तरफ से सजेशन दी कि अबू उबैदा इज द अमीनुल उम्मा। आपको टाइटल शायद याद हो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कस्टोडियन ऑफ द उम्मा का टाइटल दिया था, तो उनकी ये ज्यादा डिजर्व करते हैं कि वो खलीफा बने। लेकिन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने किसका नाम दिया? हजरत अबू बकर का। और हजरत उमर ने क्या कहा कि जब तक व्हेन अबू बकर इज अमंगस्ट अस, तब तक हम किसी और को अपना खलीफा चूज कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट चूज एनीवन एल्स व्हेन अबू बकर इज अमंगस्ट अस। जब अबू बकर हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हम किसी को अपना खलीफा नहीं बनाएंगे। इस पर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने भी हजरत अबू बकर को यही कहा, और हजरत अबू बकर को उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर, सबसे पहले मुहाजिरीन में से किसने उनके हाथ पर बैत की? ज़ैद बिन साबित। नहीं, मुहाजिरीन से हज़रत अंसार में से ज़ैद बिन साबित ने की थी, सही कह रही हो। अंसार में से ज़ैद बिन साबित ने की और मुहाजिरीन में से हजरत उमर ने, ठीक है। अब उसके बाद बहरहाल हजरत उमर ने तो खैर खुद ही सजेस्ट किया था, वैसे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का भी आप लिख सकते हैं, दोनों का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको यहाँ देखो, ये पूरा पैराग्राफ जस्टिफिकेशन में कि हजरत, ये बी पार्ट बेसिकली यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है कि हजरत अबू बकर वाज अ नेचुरल चॉइस। अक्सर बी पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब हजरत अबू बकर खलीफा तो बन गए, लेकिन हजरत अबू बकर को हम जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? ही पुट फॉरवर्ड द नेम ऑफ हजरत अबू उबैदा एज अ कैलिफ, but Hazrat Umar suggested the name of Hazrat Abu Bakr as the political leader. He then took his hand and pledged loyalty to him. Hazrat Abu Bakr, being a Makkan, was a natural choice, as after Hazrat Ali he was the first one to accept Islam.
ऑफ कोर्स हजरत अली के बाद ये पहले इंसान थे, पहले एडल्ट थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ही अकम्पनीड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइग्रेशन। वो जो आपने पेपर 1 में सर्विसेज उनकी पढ़ी थी, उनमें से कुछ सर्विसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ही मेंशन इन द कुरान एज बीइंग द वन अमंग्स टू इन द केव। वो जो मैंने आपको आयत वहाँ पर बताई थी, वो वाली आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ही वाज अपॉइंटेड एज अमीरुल हज बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 9 AH आल्सो, and Prophet sallallahu alaihi wasallam in his final year, in final days of Prophet sallallahu alaihi wasallam's life, Prophet sallallahu alaihi wasallam appointed him the imam of the prayers। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में हजरत अबू बकर के अलावा किसी ने भी इमामत नहीं करवाई। इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद सिर्फ किसके पीछे नमाज पढ़ी? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर बी पार्ट हजरत अबू बकर की खिलाफत को जस्टिफाई करने का नहीं है तो आप ए पार्ट में भी ये सारा मटेरियल लिख सकते हैं। बट अगर बी पार्ट हजरत अबू बकर की खिलाफत को जस्टिफाई करने का है तो आप वहां पर फिर ए पार्ट में नहीं लिखेंगे। मुहाजिरीन नॉट द अंसार। हाँ मिस, बी पार्ट्स रिपीट होते हैं? कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, बहुत दफा भी रिपीट हुए हैं अगर आप देखें तो। अच्छा, ना भी रिपीट हो ना, ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है, आंसर वही सेम होता है। जैसे अगर वो आपसे कहें कि हजरत अबू बकर वाज द राइट चॉइस, इस तरह का ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया। नेचुरल चॉइस आया है, राइट चॉइस नहीं आया। और उसको रिफ्रेश करके देते हैं ना। हाँ, रिफ्रेश भी करके देते हैं, बाज़ दफा बिल्कुल नया भी दे देते हैं। आप कितना ही नए बी पार्ट निकालेंगे ना। सिग्निफिकेंस बस याद रखिएगा कि बी पार्ट सिर्फ सिग्निफिकेंस है, उसी के ऊपर गौर रखिएगा सारा। अच्छा, कुड डिस्प्यूट हिज मेरिट एंड एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। कोई भी जाहिर सी बात है उनकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकता था। दस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम ऑल साइड्स रश टू प्लेज देयर लॉयल्टी टू हजरत अबू बकर। द नेक्स्ट डे एट द मस्जिद नबवी अ जनरल ओथ ऑफ लॉयल्टी वाज टेकन बाय द मुस्लिम्स। जाहिर सी बात है जब वो अनाउंस हो गया तो नेक्स्ट डे मस्जिद नबवी में सबको बुलाया गया, सबको बताया गया, जनरल अनाउंसमेंट की गई एंड जनरल मुस्लिम्स केम एंड दे टुक द प्लेज ऑफ एलिजियंस ऑन द हैंड्स ऑफ हजरत अबू बकर। एज ए कैलिफ ही गेव अ sermon asking the people for their support। अच्छा, as a caliph he gave a sermon asking the people for their support and also told that he should be followed as long as he follows the Quran and Sunnah। क्लियरली उन्होंने ये बोल दिया कि कुरान एंड सुन्ना को जब तक मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी मुझे फॉलो करें। मतलब वो जो हमने पहले भी पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड फॉलो मी इफ आई एम राइट। ये वाली बात आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस शोज हाउ अल्लाह फियरिंग ही वाज। और उनको टाइटल उन्होंने खुद अपने आप को क्या दिया था, बल्कि लोगों ने भी सबने मिलकर, बाकी तीनों, यस, खलीफतुर रसूल। बाकी तीनों जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं उनका टाइटल क्या था? हाँ, अमीरुल मोमिनीन, द लीडर ऑफ द उम्मा, लेकिन द कमांडर ऑफ द उम्मा कुरान था। हज़रत उस्मान का तो जामिया कुरान था। नहीं, टाइटल अमीरुल मोमिनीन ही थे। एज ए कैलिफ तीनों के टाइटल अमीरुल मोमिनीन थे। हजरत उमर ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद तीनों को अमीरुल मोमिनीन कहते थे। सिर्फ हजरत अबू बकर को खलीफतुर रसूल कहते थे। खलीफतुर रसूल मतलब The leader after the prophet। नहीं, कौन? The vice regent of Prophet। हाँ, द वाइस विसर्जन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों लिख सकते हैं आप। हजरत वही अबू तो बकर, लिखा है मैंने, वही तो बोला। तुमने कब बोला? तुमने लीडर बोला था। लीडर आफ्टर द प्रॉफिट वही मतलब होता है। नहीं जी, अलग अलग मतलब है। हजरत अबू बकर हु वाज इलेक्टेड, ये आ गया एक्सपीडिशन टू सीरिया। ये भी आप लोगों को पता ही है, ये एक्सपीडिशन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद प्रिपेयर किया था। हमने फाइनल ईयर में भी पढ़ा इसको कि आफ्टर द बैटल। अच्छा, मैं क्लास से करती हूँ। आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम prepared the expedition to Syria to take the revenge of Mota and Tabuk। Hazrat Usama bin Zaid himself was ready and he insisted the Prophet sallallahu alaihi wasallam to appoint him the commander of this army, even though he was only how old was he? 19 years old। So if it was not in the favor of Muslims, लेकिन हजरत Prophet sallallahu alaihi wasallam ने permission दे दी थी because he was supposed to take the revenge of his father हजरत Zaid bin Harisa। ठीक है, Zaid bin Harisa। So Osama bin the Prophet sallallahu himself handed over the flag to Hazrat Osama bin Zaid। But now after the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam, people disagree with this initiative because when Hazrat Abu Bakr once again got them ready, people were against this। दो रीजन थे उनके। एक रीजन क्या था? Hazrat Usama is young है, वो Yes, Hazrat Usama is too young to command the Muslim army। उनसे सीनियर लोग अबू उबैदा बिन जर्राह, खालिद बिन वलीद सब शामिल थे उस लश्कर में। तो इतने बड़े बड़े लोगों को जो है वो हजरत उसामा बिन ज़ैद लीड करेंगे। और दूसरा
स्टेट में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे थे उनका Yes, थोड़ा internal problems and external problems are all around the state. And this is just a new state. After the death of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, this is just a new state, and things are not in the favor of Muslims. It is not a good idea to send a big army outside of Medina, क्योंकि पीछे Medina will remain unprotected. मदीना तो अनप्रोटेक्टेड रह जाएगा, तो फिर क्या करेंगे अगर किसी ने अटैक कर दिया? लेकिन हजरत अबू बकर ने क्या कहा? आई विल नॉट, क्या कहा उन्होंने? ये लिखा हुआ भी है, go against the decision of the हाँ, prophet. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा विदाउट द आर्मी दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑर्डर टू प्रोसीड। उन्होंने कहा हु एम आई टू विदहोल्ड द आर्मी दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑर्डर टू प्रोसीड। मैं कौन होता हूँ उस आर्मी को रोकने वाला जिसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोसीड करने का हुक्म दिया था। केम व्हाट मे लेट मदीना स्टैंड और फॉल, जो होता है हो जाए, मदीना गिरता है या फिर तबाह होता है, जो होता है हो जाए। द खिलाफत लिव और पेरिश, खिलाफत चलती है तो चले, नहीं चलती खत्म हो जाती है, खत्म हो जाए। द कमांड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैल बी कैरीड आउट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये हजरत अबू बकर की फर्मनेस है। ये चीज आप पता है कहाँ पे भी लिख सकते हैं? कहाँ पर? अगर क्वेश्चन आता है हजरत अबू बकर की फर्मनेस के ऊपर, जो मैंने आपको क्वालिटीज की बात की थी कि कैलिफ्स की भी क्वालिटीज आती हैं, अगर हजरत अबू बकर का स्टेट फास्ट होना या आ जाता है या फिर फर्म होना आ जाता है, क्या आप लिख सकते हैं इसको? जी में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? कैलिफ का सवाल तो ऐसे आता है ना, नहीं डिस्क्राइब जी, हाउ कैलिफ के कैलिफ्स सवाल में वो क्वालिटीज भी रोल आती हैं। मॉडल, नहीं हाउ दे आर रोल मॉडल, ये ऐसे आता है। हाँ, इस तरह से आता है, लेकिन आप उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज लिखेंगे? तो आप अपने पास से खुद क्वालिटीज निकालें। हजरत अबू बकर की क्वालिटी क्या आ गई? फर्मनेस आ गई। ही वॉज फर्म इन हिज डिसीजंस, और हमें सारे डिसीजंस में नजर आ रहा है, जबकि हजरत अबू बकर की पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है ये। बिकॉज इन नॉर्मल, इन एज एन ऑर्डिनरी मैन वॉज ही दैट फर्म? ही वॉज लीनियंट। द ट्रेट ऑफ हिज पर्सनैलिटी वॉज लीनियंसी। उनकी पर्सनैलिटी का खासा थी लीनियंसी। वो तो बहुत लीनियंट थे, बड़े प्यार से बात करते थे, बट एज सून एज ही बिकेम द कैलिफ, which quality he chose suddenly? फर्मनेस। एकदम वो फर्म हो गए। मतलब सहाबा कराम को भी ये लगता था, हैरान होते थे कि यार ये वही हजरत अबू बकर हैं जो इतने लीनियंट होते थे, मतलब इनको क्या हो गया अचानक? और कैसी इन्होंने, उनके ये वर्ड्स देखो ना, इन वर्ड्स के अंदर आपको कितना ऑथोरिटेटिव पावर नजर नहीं आ रही? Who am I to withhold the army that the Holy Prophet ﷺ had ordered to proceed? Come what may, let Medina stand or fall, the Khilafat live or perish, the command of the Holy Prophet ﷺ shall be carried out. इस इन वर्ड से आपको पता चल रहा है कितने ऑथोरिटेटिव अंदाज में वो बात कर रहे थे, कितने वो फर्म थे। तो आप हजरत अबू बकर की फर्मनेस बहुत सारी जगहों से उठाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वालिटीज ऑफ द कैलिफ वाला क्वेश्चन आया और उसके साथ में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आप नहीं कर सकते, तो क्वालिटीज वाला जरूर चूज कीजिएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यही चीजें जो आप खिलाफत में पढ़ रहे हैं वही उठा के वहां पे लिखनी है, लेकिन आपने इवेंट साथ में जरूर लिखने हैं। आपने अगर फर्मनेस लिखा तो उनकी फर्मनेस को आप जस्टिफाई करोगे कैसे? इस वाले इवेंट से कर सकते हो, उनके इन अथॉरिटेटिव वर्ड्स के साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल, राइट। तो ये जरूर लिख लेना। फिर उसके बाद अगर आपको डेट्स ना याद हो, नहीं लिखना। द आर्मी लेड बाय ओसामा बिन ज़ैद लेफ्ट फॉर सीरिया एंड रिटर्न टू मदीना इन 40 डेज आफ्टर अ ग्रेट विक्ट्री। इसको हम फार साइटनेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हजरत अबू बकर की एक और क्वालिटी फार साइटनेस। फार साइटनेस क्या होती है? फ्यूचर का देख, लाइक फ्यूचर के बारे में सोच के काम करना। हाँ, मतलब वो पहले से देख लेते थे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज बेनिफिशियल, व्हाट इज लाइक नॉट बेनिफिशियल। अब ये उनकी फार साइटनेस सक्सेसफुल रही। उनको लगता था कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया है आर्मी को, जिस आर्मी को, उसको भेजना हमारे लिए बेहतर हो सकता है इन फ्यूचर। और उनका ये डिसीजन बाद में सही साबित हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि 40 डेज के बाद आर्मी रिटर्न हुई किस तरह? विक्टोरियस और डिफीटेड? सक्सेसफुल, विक्टोरियस। उससे जो सराउंडिंग की ट्राइब्स थी, जो रिबेल कर रही थी या फिर जो अपोस्टेट कर रही थी या फिर और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, किसी भी तरह से अपोस्टेसी में इन्वॉल्व थी, सबको समहाउ लेसन मिल गया कि यार किसको हरा कर आ गए। और ये एक्सपीडिशन टू सीरिया था किसके अगेंस्ट? ऑफ कोर्स सुपर पावर के अगेंस्ट। कौन सी सुपर पावर? सीरियंस, रोमन्स के अगेंस्ट था। आप सोचिए, रोमन्स को जो हरा के आ गए वो हमारा क्या करेंगे? तो सम हाउ एक वो बैठ गई, रेपुटेशन मुसलमानों की गेन हो गई, मुसलमानों ने रेपुटेशन गेन कर ली कि यार ये उनको हरा कर आ गए हैं सुपर पावर को, तो ये हमारे साथ क्या करेंगे?
उस वक्त ये बहुत ज़रूरी था कि मुस्लिम्स ये करते, क्योंकि ना करते ना तो इससे मतलब उनका डर निकल जाता लोगों के दिलों से। यहाँ पर उन्होंने अपना डर बिठा लिया, एक फियर क्रिएट हो गया, जो अपोस्टेट ट्राइब्स थी उनके दरमियान फियर क्रिएट हो गया कि यार ये तो रोमन एम्पायर को हरा के आ गई है, हमारे साथ क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैलेंज जो हज़रत अबू बकर ने फेस किया, दैट वाज द रिफ्यूजल टू पे ज़कात। लाइक ये भी अपोस्टेसी का पार्ट है। अभी अमानुल्लाह तुम पूछ रहे थे बेटा, अपोस्टेसी का बार-बार कह रहे थे, सुनो। अपोस्टेसी के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अपोस्टेसी इज नॉट समथिंग कि जो सिर्फ एक चीज हो। 3 तरह की चीजें अपोस्टेसी में इन्वॉल्व थी। एक वो लोग, द पीपल हु अपोस्टेटाइज्ड सम पार्ट ऑफ द फेथ, जैसे कि मिस वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मदीना को नहीं वो तो मानते थे। अलग पार्ट है ना। पहला ज़कात। पार्ट ये था कि सम पीपल अपोस्टेटाइज ओनली द फेथ ज़कात। पार्शली। ज़कात। हाँ, ज़कात, फेथ को, बाकी फेथ को हम उन्होंने कहा हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम रोजे भी रखेंगे, हम हज भी करेंगे, हम कलमा शहादत भी पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ज़कात नहीं देंगे, हमें ज़कात से एलिमिनेट कर दो, हमें एग्जेम्प्ट कर दो ज़कात से। तो ये फेथ को पार्शली रिनाउंस कर रहे थे ना। दीज पीपल वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अपोस्टेसी, ये भी अपोस्टेसी का पार्ट थे। दूसरे वो लोग थे जो फुली फेथ को रिनाउंस कर रहे थे। वो कौन से लोग थे? फॉल्स प्रॉफिट। फॉल्स प्रॉफिट्स, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे, एक बंदा जो कि क्लेम करता है अपने आप को प्रॉफिटहुड, इसका मतलब क्या है? वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड को सील ऑफ द प्रॉफिट नहीं मानते। नहीं मानता। तो ऐसे लोग हमारे हिसाब से काफिर हैं, मुसलमानों के हिसाब से वो लोग काफिर हैं या नहीं है? हैं। हम बिल्कुल, हम कलमे का जो दूसरा पार्ट को ना मानता हो हम उसको काफिर समझते हैं। हमारे हिसाब से वो मतलब बगैर किसी दूसरी राय के, विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन, सारे हमारे जितने फिरके हैं, जितने हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो भी हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सबके नजदीक वो काफिर हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सील ऑफ द प्रॉफिट नहीं मानते। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो इट मीन्स द पीपल हु अपोस्टेटाइज द फेथ कंप्लीटली, दे वर आल्सो द पार्ट ऑफ अपोस्टेसी। और वो लोग कौन है? फॉल्स प्रॉफिट्स वाले। और तीसरे लोग कौन है? हु, अब वो जो शावेज कह रहा था, कौन से तीसरे लोग हैं? हु अपोस्टेटाइज द सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मदीना, गवर्नमेंट। जिन्होंने मदीना की सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफ्यूज कर दिया था एक्सेप्ट करने से, यानी हजरत अबू बकर की खिलाफत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, वो भी अपोस्टेटाइज थे, वो भी अपोस्टेट्स थे। ठीक है, अब उनमें से एक के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कौन से वाले पर? रेफ्यूजल टू पे ज़कात पर अलग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फॉल्स प्रॉफिट्स पे अलग से 10 मार्क्स का आता है, अपोस्टेसी मूवमेंट पे अलग से 10 मार्क्स का आता है। अब आपको समझना ये है कि अगर उन्होंने क्लियरली रेफ्यूजल टू पे ज़कात का लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक ही कैटेगरी को मेंशन करना है। कौन सी कैटेगरी को? जिन्होंने जो ज़कात को जिन्होंने ज़कात को बोझ किया। जिन्होंने फेथ को पार्शली रिनाउंस किया, यानी जिन्होंने इस्लाम के एक पिलर को गिराने की कोशिश की, दैट वाज ज़कात। ठीक है, हजरत अबू बकर ने बड़ा फर्म एक्शन लिया उनके अगेंस्ट। अब हजरत अबू बकर की जो हम फर्मनेस लिख रहे थे वहां क्वेश्चन में, उधर जो मैं क्वालिटीज की बात कर रही थी इसकी कैलिफ्स की, क्या उस फर्मनेस के अंदर ये वाला भी आ सकता है, ज़कात वाला भी? बताओ। यस। आ सकता है ना, क्योंकि हजरत अबू बकर रिमेन फर्म। हजरत अबू बकर ने माना ही नहीं ये बात, जबकि सारे कंपेनियंस ने हजरत अबू बकर को ये समझाने की कोशिश की कि वैसे ही हम इतने सारे एक्सटर्नल इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अभी मतलब ये लोग तो मुसलमान है, जो भी हो हैं तो मुसलमान, सिर्फ ज़कात देने से मना करें, इनको हम बाद में समझा देंगे, अभी इनके खिलाफ जंग करना इज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन हजरत अबू बकर इतने फर्म थे कि उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई बंदा एक जो है वो स्टिंग ऑफ कैमल भी उसके ऊपर ज़कात फर्ज है और वो नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा? जिहाद। हाँ, उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अल्लाह की कमांड, अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड के लिए जब मैं फर्म रहा तो अल्लाह की कमांड के लिए भी मैं फर्म रहूंगा। वहां उन्होंने कहा था ना कि मदीना अगर फॉल होता है तो हो जाए, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड जो है वो प्रोसीड करेगी। यहाँ उन्होंने अल्लाह के बारे में कहा, बाय अल्लाह, इवन इफ अ सिंगल कॉइन इज ड्यू फ्रॉम अ मैन ही मस्ट गिव इट, इफ ही रिफ्यूजेस आई विल वेज वॉर अगेंस्ट हिम, इफ others do not support me, I will fight alone. No one has the power to change the command of Allah. क्योंकि ज़कात किसकी कमांड है? अल्लाह की। अल्लाह की कमांड है। एक्सपीडिशन टू सीरिया तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड था, लेकिन ज़कात अल्लाह की कमांड है। जब मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड के लिए इतना फर्म हो सकता हूँ, तो अल्लाह की कमांड के लिए भी मैं इतना ही फर्म होऊंगा। तो हजरत अबू बकर ने ज़कात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, उसको पिलर ऑफ इस्लाम कंसीडर करते हुए, उन लोगों के खिलाफ जंग की जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था।
Some of the newly converts tribe refused to pay zakat. Among the non-payers of zakat were the neighboring tribes of Abs, Zabian, Asad and Tay. आप 2 से 3 भी नाम लिख देंगे काफी होगा. Although the Muslim government took the zakat from them and spent it on the, अच्छा आप साथ में जस्टिफाई भी करेंगे कि इस्लामिक गवर्नमेंट इतनी ज्यादा लाइक फॉर्म क्यों थी कि हमने ज़कात लेनी ही लेनी है. बिकॉज ज़कात वाज नॉट टेकन फॉर द कैलिफ हिमसेल्फ. क्या मुसलमानों के बैतुल माल में जा रही थी वो ज़कात? कहाँ जा रही थी? हाँ, कहाँ जा रही थी वो ज़कात? किसको डिस्ट्रीब्यूट होती थी? ज़कात का मकसद ही क्या है? आप गरीबों से लेकर अमीरों से लेकर किसको दे रहे हैं? गरीबों को दे रहे हैं ना. ज़कात अपने ऊपर तो खर्च नहीं करते. अगर कैलिफ ज़कात ले रहा है तो क्या ये परसेप्शन है कि कैलिफ अपने ऊपर खर्च करेंगे वो ज़कात? इज इट लाइक दिस? No. नहीं ना. ज़कात जरूरी नहीं है कि ज़कात कलेक्टर ज़कात को अपने ऊपर खर्च करे. और कभी कभी ज़कात कलेक्टर को आप ज़कात दे सकते हैं, वो अलग बात होती है. लेकिन ज़कात कलेक्टर सारी ज़कात अपने ऊपर खर्च नहीं करते. हजरत अबू बकर ने ये भी क्लैरिटी दी कि ज़कात इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट ओनली, इट इज फॉर द पुअर पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी. जो ट्राइब ज़कात दे रही है उसी ट्राइब के गरीब लोगों में वो ज़कात डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और उन्हीं के लिए ली जा रही है ये. तो इसलिए ज़कात चूंकि फ़र्ज है, देना ज़रूरी है. लेकिन सम पीपल स्टूड अगेंस्ट दैट. जब वो खड़े हुए तो हज़रत अबू बकर ने भी उनके अगेंस्ट जंग की और उन्होंने एक पहले ये वाली बात भी की, सिंगल कॉइन वाली बात की, कैमल स्टिंग वाली बात की, और तीसरा रेफरेंस एक और भी है, किसी को याद है वो? हज़रत अबू बकर ने एक और चीज़ भी कही थी कि किसके बारे में? गोट किड वाली बात उन्होंने की थी ना, बकरी का बच्चा भी अगर कोई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर इफ समवन वाज पेइंग a goat kid as zakat in the time of the prophet sallallahu alaihi wasallam and refusing right now, I will wage war against him. मैं उसके खिलाफ भी जंग करूंगा. अगर एक बकरी का बच्चा कोई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ज़कात देता था और आज वो मना कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ भी जंग करूंगा. तो ये हज़रत अबू बकर की फर्मनेस थी. इन ट्राइब्स के नाम आप इसके अंदर लिख सकते हैं, द कैलिफ. अच्छा, इसका आंसर बहुत बड़ा आंसर नहीं है, ठीक है. इसमें आप कम से कम पहला पैराग्राफ अपने आंसर का रेफ्यूजल टू पे ज़कात में देंगे. किसको? ज़कात की इंपॉर्टेंस को एज द पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है. उसके बाद आप फिर इन ट्राइब्स के बारे में और इनसे फिर हज़रत अबू बकर के आप एटीट्यूड को लिखेंगे, द वे हज़रत अबू बकर डेल्ट द सिचुएशन, किस तरह से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया था, कैसे वो फॉर्मनेस के साथ खड़े हुए थे इन लोगों के अगेंस्ट. और आखिरी पैराग्राफ में आप सिर्फ जो है वो वॉर्स के बारे में लिखेंगे. अगर 1.5 पेज पे भी आपका आंसर आ जाता है तो यू आर गुड टू गो. हाँ, बनु तैम का ही ट्राइब तो था. नहीं, वो बनु तैम थी हज़रत अबू बकर की बेटा. तैम, TAYM, तैम. सही ये ते है, ठीक है. अच्छा, तैम, तमीम और ते तीनों अलग अलग हैं, ठीक है. इसमें आप लोग कंफ्यूज जाते हैं. अच्छा, द कैलिफ डिसाइडेड टू मार्च अगेंस्ट द रेबेलियस ट्राइब इन फ्यू डेज. उसामा बिन जैद, हज़रत उसामा बिन जैद भी वापस आ गए, उनकी आर्मी ने भी आकर उनको ज्वाइन कर लिया. सो ही लेफ्ट उसामा, अपना डेप्यूटी बनाकर छोड़ा और खुद ज़बियान के अगेंस्ट आर्मी किसने लीड की? खुद हज़रत अबू बकर ने. और उन ट्राइब्स को वो डिफीट करके आए. जबकि अगर आप देखें तो हज़रत अली और हज़रत अबू बकर के अलावा हमें मतलब हज़रत उमर और हज़रत उस्मान ने कोई आर्मी लीड नहीं की अपनी खिलाफत में. लेकिन हज़रत अबू बकर और हज़रत अली दोनों ने अपनी खिलाफत में खुद अपनी आर्मीज लीड की थी, ठीक है. जबकि हज़रत अली तो चलो वॉरियर थे, मतलब सिंस बिगिनिंग वो तो वॉरियर थे. हज़रत अबू बकर वाज नॉट दैट वॉरियर, उस तरह के वॉरियर थोड़ी थे हज़रत अबू बकर. लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को फॉर्म रखने के लिए, दैट वाज हिज डिसीजन. ये आप जरूर लिखें अगर फर्मनेस आप लिख रहे हैं वहाँ क्वालिटीज में, ठीक है. ज़कात फ्रॉम देम, द इम्पैक्ट ऑफ हिज स्ट्रिक्ट act strongly influenced the chiefs of many other tribes with the result that they submitted zakat to Baitul Mal in person. इसका असर जाहिर सी बात है, हज़रत अबू बकर जब ज़बियान के अगेंस्ट खुद लड़ने के लिए गए और उनको डिफीट कर कर आए, इसका इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ बाकी पूरी ट्राइब्स के ऊपर जिन जिन ने ज़कात पे करने से इनकार कर दिया था. मैनी ट्राइब्स बगैर लड़े ही उन्होंने सरेंडर कर दिया और लाकर इन पर्सन ज़कात जमा करा दी बैतुल माल में. दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ हज़रत अबू बकर. एक सवाल हज़रत अबू बकर का अचीवमेंट्स भी आता है कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ हज़रत अबू बकर. क्या क्या लिख सकते हैं उसके अंदर? फॉल्स प्रॉफिटहुड को जो डिफीट हाँ करा बिल्कुल, था बैटल वो ऑफ लिख यमामा, सकते हैं. कंपाइलेशन ऑफ कुरान और Expedition to Syria. ज़कात वाला यस, एक्सपीडिशन टू सीरिया का सक्सेसफुल हो जाना. और ये जो है अभी जो हमने पढ़ा, रिफ्यूजल टू पे हाँ, ज़कात वाला. सबको अग्री कर देना कि ज़कात पे करनी है भाई. ज़कात इज द पिलर ऑफ इस्लाम है. ज़कात को दोबारा बहाल करना, यानी ज़कात को जिस तरह से वो ख़त्म करने को तैयार बैठे हुए थे, हज़रत अबू बकर ने वापस उसको उसके स्टेटस पर लेकर आए. कौन सा स्टेटस? एज द पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है. हाँ बेटा,
इसको रिदा वॉर्स कहते हैं ना? इन सारी वॉर्स को रिदा वॉर्स कहते हैं, इन सारी वॉर्स को, यानी जो ज़कात वालों के अगेंस्ट हुई, जो अपोस्टेसी वालों के अगेंस्ट हुई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के अगेंस्ट, और जो फॉल्स प्रॉफिट्स के अगेंस्ट हुई, इन सब को रिदा वॉर्स भी अच्छा। कहते हैं और अपोस्टेसी मिस वॉर्स भी कहते हैं। हाँ हाँ बेटा, सही सही ठीक सही है, है इन सही है। सबको अपोस्टेसी वॉर्स भी कहते हैं और रिदा वॉर्स भी कहते हैं। इसके अंदर तीनों क्लॉज शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से? हु रिफ्यूज टू पे ज़कात यानी रिनाउंस द फेथ पार्शली, और false prophets who renounce the वो faith, फॉल्स प्रॉफिट who renounce the faith completely, यानी जिन्होंने false prophethood क्लेम किया उन्होंने फेथ को क्या किया? कंप्लीटली रिनाउंस कर दिया। ठीक है, और तीसरे आगे आपके पास who refuse the central government of मदीना। मदीना। ठीक है, अच्छा ये जो बनु नुवैर वाली स्टोरी आप लोगों को पता ही है। बनु तमीम का जो ट्राइब था बनु नुवैर, उसका मलिक बिन नुवैर, he and his wife also they did not like सबमिट द ज़कात, बल्कि उन्होंने जमा कर ली थी ज़कात, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई, उसने क्या किया? ज़कात के पैसे अपनी ट्राइब को वापस कर दिए। हाँ, वापस कर दिए। उससे मतलब जब हज़रत अबू बकर को ये बात पता चली कि मलिक बिन नुवैर ने ऐसा किया है, उन्होंने किसको भेजा? ऑफ कोर्स ये स्टोरी तो आपको याद होनी चाहिए यार, खालिद बिन वलीद को नहीं भेजा था? उनकी इसकी वाइफ से शादी भी कर ली थी ना खालिद बिन वलीद ने। लैला से शादी कर ली। हाँ, लैला से जो शादी कर ली थी, फिर भूल अब्बू जाते हो? बकर कच्चा बक्का। उनको मार भी दिया था। हाँ, मलिक बिन उसी को तो मारा था जिसकी बीवी से शादी की थी, मलिक बिन नुवैर को। मलिक बिन नुवैर ने जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद का सुना, उसने अजान डिलीवर करवा दी। अजान किस चीज़ का साइन थी? कि हम क्या कर रहे हैं? वापस रिवर्ट कर रहे हैं, यानी अपोस्टेसी से वापस क्या कर रहे हैं? रिवर्ट कर रहे हैं इस्लाम की तरफ। ये इस चीज़ का साइन थी। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने अजान, दो इसके अंदर बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं खालिद बिन वलीद ने अजान सुनी नहीं, कुछ कहते हैं सुनकर इग्नोर कर दी। इग्नोर क्यों की? हाँ, खालिद बिन वलीद ने क्यों इग्नोर की? शादी करना चाहते थे वो? नहीं ना, क्यों इग्नोर की उन्होंने, बताओ? तो कावर्ड होकर उन्होंने हाँ, मतलब वो नहीं, रिनाउंस कर दिया। उनको हाँ, उनको लगा कि वो सामने से क्या कर रहा है, वो मतलब कॉवर्ड है ऑफ कोर्स। वो उसने अजान रिनाउंस करने का मतलब है कि वो अपने आप को मतलब बचाना चाहता है मौत से। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि मतलब ऐसे लोग, क्या फ़ायदा ऐसे बंदे का, इसको तो फिर मैंने वैसे ही मार देना है। तो उन्होंने उसको फिर भी मार दिया, जिस पर हज़रत उमर नाराज़ भी हो गए थे। और फिर बाद में बहरहाल हज़रत खालिद बिन वलीद ने उससे शादी भी की, उसकी बीवी से, जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए बाद में क्या बहुत कह प्रॉब्लम्स रही बना। है मिस? हाँ ना, क्या हज़रत खालिद बिन वलीद की नहीं शादी हुई मिस, थी ना मुझे उससे। समझ ही नहीं आ रहा है क्या बता मलिक रहे बिन हैं। नुवैर की स्टोरी मैंने पहले भी तो सुनाई थी क्लास में। मैं तो सिर्फ अब मुझे उसकी आ सकता है। याद नहीं है, वो तो दोनों थे। मलिक बिन नुवैर था। आप बस इतना लिख दीजिएगा अपने आंसर में, बनु तमीम का जो लीडर था मलिक बिन नुवैर, he also apostatized and he refused to pay zakat. First he was appointed by the Prophet ﷺ as the zakat collector of his tribe, and then when he listened that about the said demise of the Prophet ﷺ, he returned the zakat money to his tribe. When Hazrat Abu Bakr came to know about this move, he sent Khalid bin Walid with an army. Khalid bin Walid when reached there, अच्छा देखो, refusal to pay ज़कात का आंसर बहुत लंबा भी नहीं है। मलिक बिन नुवैर की स्टोरी लिखने से खाली अगर आप refusal to pay ज़कात लिख रहे हैं, अच्छा भला आपके आंसर बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मलिक बिन नुवैर ने क्या किया कि he delivered azan as the sign of the reverting back, but Khalid bin Walid maybe did not listen the azan, or he just thought that because of showing his faith he is delivering azan, and he is not actually a Muslim. So Khalid bin Walid still killed him. खत्म। उसकी ट्राइब ने क्या किया, फिर जैसे ही वो मारा गया उसकी ट्राइब ने सरेंडर कर दिया और ज़कात अदा कर दी। लेकिन बहरहाल इस बात पर हज़रत उमर बहुत नाराज़ हो गए खालिद बिन वलीद से। अच्छा, अब आते हैं ये जो लिखा हुआ है ना, रिदा वॉर्स शादी अपोस्टेसी हुई मोमेंट। हाँ ना, वो लैला से शादी कर ली थी ना, उसकी जो बीवी थी मलिक बिन नुवैर की। क्यों? अरे ये तो तुम खालिद बिन वलीद से ही पूछना, कर ली थी बस, अच्छा क्या कर सकते हैं। ये इसका आज तक ये सॉल्व नहीं हो सका ये प्रॉब्लम कि क्यों कर ली थी खालिद बिन वलीद से शादी। और हजरत उमर मिस, का भी टाइम यही एक्सेप्ट सवाल कर था जो दिया था तुम्हारा उन्होंने। सवाल है। हाँ, वो तो मुसलमान ही, वो तो अपने आप को मुसलमान ही कह रही थी सिंस बिगिनिंग। अच्छा, हजरत उमर का भी यही सवाल था शावेज जो तुम्हारा सवाल है कि क्यों, और वो कभी सेटिस्फाइड ना हो सके हजरत खालिद बिन वलीद के आंसर से, तो फिर तुम क्या होगे सेटिस्फाइड। छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सही है बस। रिदा वॉर्स अपोस्टेसी वॉर्स, ठीक है। अब हमारे पास वैसे इतने मसले हैं, अब हम इस मसले को क्या सोचें।
आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही वाला है, आपने इसको स्टार्ट अपने आंसर को कैसे करना है इसकी बिगनिंग लिखी है। द रिदा अपोस्टेसी वॉर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम ट्राइब्स अपोस्टेटाइज इंक्लूडिंग यमन, बहरीन, ओमान, महारा, यमामा। ये कौन से लोगों की बात हो रही है, किस चीज को अपोस्टेटाइज किया था इन्होंने? सेंट्रल गवर्नमेंट। Central यस, government of ये Medina. स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मदीना की बात हो रही है। लेकिन अगर अपोस्टेसी आता है तो आपने उधर वाली अपोस्टेसी ज़कात भी भी मेंशन लिखना है। की, यस, और इधर वाली अपोस्टेसी भी मेंशन करनी है। अगर 10 मार्क का आ गया तो दोनों लिखना है। हाँ, दोनों लिखना है फिर। हजरत अबू बकर सेंट एन आर्मी टू क्रश द मूवमेंट, he collected the troops in Medina and divided them into 11 battalions, each under the command of an experienced commander. He instructed the commanders first to invite the revolting tribes to Islam. अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लाम की तरफ को, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों की बात हो रही है ना, कि अगर आप रेफ्यूजल टू पे ज़कात वालों से जाकर लड़ें या आप उन लोगों से लड़ें जिन्होंने टोटली इस्लाम को फेथ को रिनाउंस कर लिया था। इसकी एग्जांपल आपको ऊपर मिलती है, जो यमामा लिखा हुआ है। ये बैटल खास तौर पर किसके अगेंस्ट थी? फॉल्स प्रॉफिट। हाँ, फॉल्स प्रॉफिट्स के अगेंस्ट थी। तो फॉल्स प्रॉफिट, इसका मतलब है कि खुद भी आपका सिलेबस फॉल्स प्रॉफिट को किसके अंडर कंसीडर कर रहा है? अपोस्टेसी में कंसीडर कर रहा है। जी मिस। अब ये डिफाइन देखो आपने करना है कि कौन सी वाली अपोस्टेसी, जिसमें तीन तरह की अपोस्टेसी है, पार्शली रिनाउंसिंग द फेथ, फुली रिनाउंसिंग द फेथ, और तीसरा रिनाउंसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मदीना। ठीक है, जैसे अभी आजकल कोई कहे कि भाई हम इस्लामाबाद की बात ही नहीं मानते, क्या है इस्लामाबाद की बात मानना क्यों जरूरी है? हम सब इस्लामाबाद की बात मानते हैं ना, क्यों? पाकिस्तान में अगर हम खड़े हो जाएं कि नहीं हम तो इस्लामाबाद से आए हुए किसी कमांड को फॉलो नहीं करेंगे, तो कैपिटल है इसलिए। हाँ, कैपिटल है इसलिए कि वरना हम रिबेल कंसीडर होंगे ना। तो जो कोई मदीना को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानेगा वो क्या है, वो रिबेल कंसीडर होता। बट इफ दे फेल टू कंप्लाई दे वर टू बी अटैक्ड, मतलब हजरत अबू बकर ने पहले समझा दिया कि पहले उनको इस्लाम की तरफ बुलाना है, यानी तीनों किस्म की जो है ये तीनों फेथ से हटे हैं, इन तीनों को पहले इस्लाम की तरफ बुलाना है। अगर तो ये इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर उनके साथ लड़ो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, बट इफ दे फेल टू कंप्लाई दे वर टू बी अटैक्ड, द मूवमेंट वाज suppressed within a year and Islam was once again the only religion in the Arabian Peninsula. इन एक साल बस लगा था इन अपोस्टेसी मूवमेंट्स को। अच्छा, महारा में खास तौर पर अपोस्टेटाइज जो ट्राइब थी फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम्स, दे फॉट अमंग देमसेल्फ, इन उनका सोल्यूशन क्या निकला कि वो दोनों बजाय इसके कि मुसलमानों से लड़ती हैं, आपस में क्या हुआ, उनकी मेजोरिटी और माइनॉरिटी, महारा के अंदर क्या हुआ था, उनकी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी के साथ क्या इशू हुआ था? दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट, हाँ ईच हाँ, अगेंस्ट ईच अदर, बजाय मुसलमानों के खिलाफ यूनाइटेड होने के वो एक दूसरे से लड़ पड़े। और मुसलमानों ने इस चीज का एडवांटेज क्या उठाया कि उन्होंने किसको सपोर्ट किया? किसको सपोर्ट किया, मेजोरिटी या माइनॉरिटी? मेजॉरिटी। नहीं, मेजोरिटी को सपोर्ट करके उनको क्या फायदा होता? मेजोरिटी उनसे लड़ती है अगेंस्ट। हाँ, माइनॉरिटी को उन्होंने एहसान कर दिया ना, माइनॉरिटी नहीं लड़ सकती थी मेजोरिटी से। उन्होंने माइनॉरिटी से इस बात का प्रॉमिस किया कि अगर हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ते हैं तो फिर तुम हमारी बात मानोगे। उन्होंने कहा सही है, चलो इनको तो पहले हराएं। उन्होंने माइनॉरिटी को सपोर्ट किया और मिलकर मुसलमानों ने और माइनॉरिटी ने मिलकर किसको मारा? मेजोरिटी को। सब्सिक्वेंटली दे वर डिफीटेड एंड पीपल ऑफ महारा रिवर्टेड बैक टू इस्लाम। जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफ्यूज कर रहे थे, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं रिफ्यूज करते थे, बेसिकली वो मुसलमानों की लीडरशिप को रिफ्यूज करते थे। तो उन्होंने जैसे ही हजरत अबू बकर ने उनको डिफीट किया, मतलब इस जंग में, तो महारा के सारे लोग रिवर्टेड बैक हो गए। एक आपने महारा का लाजमी लिखना है इसके अंदर। उसके बाद आता है अपोस्टेसी वॉर्स वर also a confirmation of there being one Muslim state under one Muslim leader। ये मतलब इस बात की तरफ इशारा था, ये जो अपोस्टेसी मूवमेंट्स थी, कि हजरत अबू बकर ने ये बात बहुत फर्मनेस से की थी कि एक ही मुस्लिम लीडर के अंडर एक ही स्टेट, मुस्लिम स्टेट रहेगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्टेट के अंदर स्टेट कोई बना ले और अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। हाँ, अगर कोई मुसलमान नहीं होना चाहता, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, वो क्या पे करेंगे? जिजिया। वो जिजिया पे करें और रहें, हमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई अपोस्टेटाइज करके नहीं रह सकता। ये कोई कहे कि हम रूलिंग को मानेंगे ही नहीं, ये नहीं हो सकता। रूलिंग तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कुरान भी कहता है ना, वो उलुल अम्री मिनकुम, और फिर उसके बाद आपके पास वो भी आता है, हदीस में भी आता है कि आपने लीडर ऑफ द टाइम को फॉलो करना है। तो जो कोई रिबेल करेगा उसके अगेंस्ट जंग होगी।
द रूलर ऑफ बहरीन एक्सेप्टेड इस्लाम। आपको याद है 7 AH में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन के लीडर को लेटर लिखा था और वहां पर जो 2 भाई थे उन दोनों ने क्या कर लिया था? इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद बहरीन के लीडर की भी क्या हो गई? हाँ बेटा, मिस बहरीन में 2 भाई थे या ओमान में? ये एक साथ ही लिखे हुए थे ना, बहरीन और ओमान दोनों का एक साथ ही तो लिखा हुआ था कि दोनों भाई थे ना, वो एक बहरीन का लीडर था और एक ओमान का लीडर था ना, दोनों सही। दोनों ही लीडर थे ना। तो इन दोनों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बहरीन के लीडर की डेथ कैसे हो गई? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के फौरन बाद बहरीन के भी लीडर की क्या हो गई? मुंजिर Death. उसका नाम था, उसकी भी डेथ हो गई। अब मुंजिर की डेथ होते ही सारी पूरी ट्राइब ने अपोस्टेटाइज कर दिया, क्योंकि आपको याद है उस वक्त भी देवर नॉट इन द फेवर। लेकिन उनका एक कल्चर था कि जो रिलीजन उनके किंग का होता था वही रिलीजन बाकी सबका भी होता था। पूरी जो कम्युनिटी होती थी उनका, पूरी ट्राइब का वही रिलीजन होता था जो उनके किंग का होता था। तो अब बहरीन के चूंकि लीडर ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था तो उन्होंने मजबूरन कर लिया था। बट जैसे ही किंग की डेथ हुई, लीडर की डेथ हुई, पूरी ट्राइब ने क्या किया? अपोस्टेटाइज कर दिया, सिवाय एक बंदे के जो कि अब कैस ट्राइब का था। क्या नाम था उसका? भूल जाते हो यार, क्या नाम था? जारूद, जारूद नाम नहीं था? मुझे आप भेज देंगी? हाँ ये मैं भेजूंगी, ऑफ कोर्स। आप पहले भी भेजी हुई है यार तुम लोगों को, मैंने तो 50 दफा ये जारूद। बहुत मुश्किल है मिस। नहीं ना, थोड़ा सा इसके अंदर नाम है, लेकिन अब करने तो है ना। अगर सवाल आ जाता है 10 मार्क्स का तो क्या ही करोगे? मिस इसके ऊपर अलग से आते हैं 10 मार्क्स का, हाँ ना, सिर्फ इसी पोस्टेसी पे आता है ना बेटे, वो सेंट्रल नहीं गवर्नमेंट का सिर्फ अलग इस से नहीं पे। आता। नहीं नहीं, अभी आज तक तो नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, सही। लेकिन क्या पता हर याहिया पहली दफा आ जाता है। अगर अरे पहली मिस दफा आ गया याया, तो पहली याया तो दफा आ गया तो आसान क्या था, कर लोगे? याया से आसान कुछ था नहीं। तो अब फिर ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स का आ गया तो परेशान होते रहोगे, तो इसलिए याद तो करना है ना। तो बहरहाल अब कैस का जो लीडर था जारूद, उसके अलावा बाकी सब ने रिनाउंस कर दिया फेथ को। अब उनमें से एक डिसेंडेंट था जो कि अरब किंग था, उसका डिसेंडेंट था मुनहिस। अच्छा, उसने जैसे ही बहरीन के किंग की डेथ हुई, मुनहिस ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन मुनहिस जो था उसके पास लेगेसी थी अरब किंग होने की, जिसकी, और लोगों को भी प्लेटफॉर्म चाहिए था क्योंकि वो जारूद के भी अगेंस्ट थे। दे स्टार्टेड फॉलोइंग द डिसेंडेंट ऑफ द किंग, अरब किंग, जिसका नाम था मुनहिस, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मीनवाइल ये सारी सिचुएशन चल रही है बहरीन में, वहां पर हजरत अबू बकर का एक स्पाई भी मौजूद है जो कि नजर रखने के लिए आए हैं कि वहां, मतलब बाकी स्टेट्स के अंदर मदीना की सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कहीं कोई रिवॉल्ट तो नहीं हो रहे। उनमें से एक बंदा था हजारमी, व्हेन ही वाज वन ऑफ द एनवॉय ऑफ द हजरत अबू बकर एंड स्पाई आल्सो। ही रिपोर्टेड हजरत अबू बकर अबाउट द सिनेरियो कि मक्का, सॉरी, कहां पर? बहरीन के अंदर ये सिचुएशन चल रही है, उनको रीइंफोर्समेंट चाहिए। हजरत अबू बकर ने उनको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की, लेकिन वो अभी भी वो रीइंफोर्समेंट बहरीन की आर्मी से बहुत कम थी। हजारमी जो थे ही वेटेड, उन्होंने एक ट्रेंच ही बनी हुई थी उसके बाहर, उसके पैलेस के बाहर, बहरीन के लीडर के पैलेस के बाहर। उस ट्रेंच के अंदर उन्होंने रात गुजारी और वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन दे वर बिजी, यानी वो जो मुनहिस की को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो उसके किंग होने को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसकी कोरोनेशन सेरेमनी थी एक तरह की, उसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और ऑफ कोर्स दे वर ड्रंक आल्सो। उन्होंने मतलब वो उस चीज में जब बिल्कुल ही बिजी हो गए और ड्रंक व्रंक हो गए, तो उसके बाद हजारमी ने मौका देकर क्या किया? ही लॉन्च एन अनअनाउंस्ड अटैक on Munhiz's army, and in this conflict Munhiz was killed. जैसे ही मुनहिज मारा गया, वो ट्राइब वापस पलट गई। वन बाय वन दे एक्सेप्टेड, वंस अगेन दे रिवर्टेड बैक एंड दे एक्सेप्टेड इस्लाम। तो बहरीन के अंदर और महारा के अंदर ये 2 बड़ी कैंपेन्स थी, इसलिए इन दोनों को अगर आपने नहीं मेंशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मदीना में, तो आप मार्किंग स्कीम के की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे, राइट? तो आपने ये लिखना है, वन बाय वन आर्मीज लॉयल टू द कैलिफ स्प्रेड थ्रू आउट द अरब एंड कॉल्ड द रिवर्टेड ट्राइब्स बैक टू इस्लाम। और 2 साल के अंदर अंदर सारी की सारी अपोस्टेटाइज ट्राइब्स जो थी वो रिवर्टेड बैक हो गई हजरत अबू बकर के साथ। और जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफ्यूज किया था उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफ्यूज कर दिया। फॉल्स प्रॉफिट्स को भी पढ़ाना है अभी? हाँ, मिस बहुत बार पढ़ाया है। बहुत बार मिस पढ़ा है। 4 थे। असवद अंसी का पता है आपको? वो जो जिसको वेल प्रॉफिट भी कहते थे, ब्लैक था वो, रिमेंबर? यस मिस जिसके ही फेस कवर्ड पर हिज स्कार्स थे। फेस। तो वो जो है वो सूद शेयर था। सूद शेयर क्या भला होती है? सूद शेयर कौन होते हैं?
मिस वो फ्यूचर बताने वाले ना। हाँ, फॉर्चून टेलर और पाम एस्ट्रोलॉजी इस तरह की स्टार्स देखकर उसके बारे में फ्यूचर बताया करता था। तो लोगों ने उसने क्या कहना शुरू कर दिया अपने इस इल्म को, काले जादू वाले इल्म को उसने क्या कहना शुरू कर दिया? मिरेकल्स। उसने कहा Divine कि ये तो मिरेकल्स हैं, मैं तो मिरेकल्स करता हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ? Prophet. प्रॉफिट हूँ। तो उसने अपनी सूद सेइंग को, अपनी फॉर्चून टेलिंग को मिरेकल्स के साथ तशबीह देना शुरू कर दी। हजरत अबू बकर ने आर्मी प्रिपेयर की अंडर द कमांड ऑफ whom? Feroz Dhalemi. फेरोज धलेमी, हु वाज वन ऑफ द पर्शियन Convert. कन्वर्ट। उनके अंडर आर्मी भेजी और जाकर उन्होंने हजरत अबू बकर ने उनको भेजा और जाकर उन्होंने बहरहाल उससे लड़ाई की और असवद अंसी उस लड़ाई में पहले तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में आपको याद है उसने किया था ना ये क्लेम, अंस टाइप का था वो, इसलिए उसको अंसी कहते हैं और असवद उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या था? ब्लैक था। उसका एक्चुअल नाम क्या था? किसी को पता है? अबहल। उसका एक्चुअल नाम था अबहल। ठीक है, असवद उसको उसकी वजह से कहते थे क्योंकि वो ब्लैक था और अंसी उसकी ट्राइब थी। तो हजरत अबू बकर ने फिरोज दलेमी को भेजा और पहले तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो फिरोज दलेमी क्या करके आ गए? क्या करके आ गए? मार के आ गए थे ना यार, मर गया था ना वो असवद अंसी तो। जी मिस तो फिर जी, मैं उसका हाँ, ऐसे आ गया था ना वो तो मारा क्या गया था, उसने लेकिन फिर कैसे हजरत मार दिया वो? वो जब लेकिन जब हजरत फिरोज दलेमी मदीना ये खबर लेकर पहुंचे तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हो गई थी? डेथ डेथ हो गई थी। Death हो गई प्रॉफेट थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम could never hear the news of the killing of असवद अंसी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं चल सका, ऑफ कोर्स उनकी पहले ही डेथ हो गई। लेकिन जैसे ही इधर उनको प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ का पता चला अंस ट्राइब को, उन्होंने क्या किया? दे वंस अगेन स्टार्टेड रिवॉल्ट। उन्होंने फिर दोबारा रिवॉल्ट शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि वो रिवेंज लेंगे किसका? असवद अंसी। असवद अंसी का। फिर जब हजरत अबू बकर को पता चला कि वंस अगेन दे प्रिपेयर्ड एन आर्मी, हजरत अबू बकर ने फिर दोबारा अंडर द कमांड ऑफ आर्मी भेजी किसके? Feroz Dhalemi. फेरोज धलेमी के, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे, वेटरन थे। उन्होंने जाकर फिर दोबारा से लड़ाई की और फिर दोबारा उनकी ट्राइब को जो है वो दे हैड टू फेस द डिफीट एंड ऑल ऑफ देम हैड टू सरेंडर इन द फेवर ऑफ इस्लाम। वापस उनको सरेंडर होना पड़ा। दूसरा बंदा कौन था? इसका हमने हजरत उमर के भी खिलाफत में बहुत Umayya. पढ़ा है। तुलेहा। तुलेहा जो था ही बिलोंग टू बनु असद ट्राइब एंड ही वाज